वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, प्यास लवर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि विंग कहता है क्या तुम थोड़ा दूर नहीं सो सकते। वांग जी अब उठकर बैठता है और पूछता है क्यों, क्या हुआ। विंग थोड़ा सा औकड़ सा होकर कहता है नहीं वो क्या है ना, आप आगे तुम एक अल्फ़ा हो और मैं एक ओमेगा, तो हमारा इस तरह एक दूसरे को हक करके सोना वो ठीक नहीं है। वांग जी पूछता है अच्छा तो तुम मुझे एक अल्फ़ा मानते हो। विंग कहता है हाँ तो तुम अल्फ़ा ही तो हो। वांग जी कहता है नहीं, किसने कहा कि मैं अल्फ़ा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए एक बच्चा हूँ ना, मैं अल्फ़ा कहाँ हूँ। ये कहकर वांग जी विंग के शरीर के ऊपर हाथ फिराने लगता है और विंग से कहता है वैसे ये बच्चा तुम्हारे साथ कुछ करेगा तो क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना। विंग घबराते हुए कहता है क्या करना चाहते हो तुम वांग जी। वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही करूँगा। विंग कहता है क्या। वांग जी विंग को देखते हुए उसके लिप्स की तरफ बढ़ता है और उसे किस करने लगता है। इधर विंग तो शौक, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वांग जी उसके साथ ये सब कैसे कर सकता है। इधर वांग जी काफ़ी देर तक विंग के अपर लिप्स को, उसके लोअर लिप्स को सक करता है, उन्हें लिक करता है, उन पे हल्की हल्की बाइट भी करता है। और जब वांग जी का मन भर जाता है वो विंग के लिप्स को छोड़ता है और मुस्कुराकर विंग के चिक पर किस करता है और कहता है मैं तुम्हें इसी तरह अपने प्यार का एहसास कराऊंगा विंग। और फिर विंग को गुड नाइट कहकर उसको कड़ल करके सो जाता है। इधर विंग तो अपने मन में सोचता है ये इसने क्या किया, ये आजकल के बच्चे भी ना कितने फास्ट फॉरवर्ड है, ये ज़रा भी नहीं शर्माते हैं, इन्हें तो सेमलेस होने में पीएचडी कर ली है। उसके बाद विंग भी जैसे तैसे सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कुरेन जाने वाला था, इसलिए वांग जी जल्दी उठ जाता है और नीचे आकर अपने अंकल को बाय कहता है। वहीं हान कुरेन को छोड़ने एयरपोर्ट गया था, जहां कुरेन हान से कहता है हान वांग जी अब बड़ा हो रहा है इसलिए उस पर अच्छे से ध्यान रखना। हान कहता है जी सर। इधर वांग जी अपने अंकल के जाने के बाद फिर से कमरे में आता है और विंग को देखता है, जहाँ विंग उसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और वो ना चाहते हुए भी विंग के लिप्स को दोबारा कैप्चर कर लेता है और सुबह सुबह ही उसे किस करने लगता है। वही विंग जो नींद में था वो जब वांग जी को किस करके दूर हटता है तो वांग जी से पूछता है ये सब क्या है वांग जी। वांग जी कहता है मेरी मॉर्निंग किस, और फिर से उसके लिप्स को कैप्चर करता है और किस करने लगता है। उसके बाद जब विंग की सांसें उखड़ने लगती है तब वांग जी उसे छोड़ता है और फिर विंग के बैग को रफ करके उसे काम डाउन करता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। विंग हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद वांग जी कहता है ओके अब मैं कॉलेज के लिए रेडी होता हूँ, तो चलो दोनों सावल लेते हैं। विंग कहता है वांग जी मैं खुद सावल लेना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे हाथ पैर खोल दो। वांग जी पूछता है क्यों, और वैसे भी क्या मेरे साथ सावल लेने में तुम्हें कोई परेशानी है। विंग कहता है नहीं ये बात नहीं है। वांग जी कहता है अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर चलो दोनों साथ में सावल लेते हैं। इतना कहना हुआ ही था कि विंग को गोद में उठाता है और उसे अपने साथ वॉशरूम ले जाता है, जहाँ वो पहले अपने हाथों से विंग को ब्रश करवाता है। उसके बाद उसके कपड़े उतारकर उसे सावर दिलाता है और खुद भी सावर लेता है और फिर उसे अच्छे से फ्रेश करवा के उसे आज चेयर पर नहीं बांधता बल्कि कमरे में ही बिठा देता है। उसके बाद नीचे आकर विंग के लिए ब्रेकफास्ट लेता है और कमरे में आकर उसे अच्छे से ब्रेकफास्ट करवाता है। उसके बाद विंग के फोरहेड पर किस करता है और रूम को लॉक करके अपने कॉलेज निकल जाता है। और अब हम विंग की फैमिली को देखते हैं, जहाँ चैन विंग को पिछले 2 दिन से कॉल कर रहा था मगर विंग का फ़ोन नहीं लग रहा था। चैन ने सोचा शायद गगा मीटिंग में बिजी होंगे। उसके बाद वो फिर रुक जाता है और फिर नेक्स्ट डे भी विंग को कॉल करता है, मगर आज भी जब विंग कॉल नहीं उठाता तो वो ऑफिस में कॉल करके विंग के सेक्रेटरी जिया से पूछता है कि विंगा कहाँ है और वो अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। जो सुनकर जिया कहती है विंग सर तो 2 दिन से ऑफिस ही नहीं आए, मैंने सोचा वो आप लोगों से मिलने आए हैं। ये सुनकर चैन शॉक होता है और कहता है क्या विंगा 2 दिनों से कंपनी नहीं आए। जिया कहती है हाँ। चैन पूछता है क्या तुमने अपार्टमेंट में चेक किया। जिया कहती है हाँ उनके रूम में लॉक लगा था। चैन कहता है फिर विंगा कहाँ जा सकते हैं। यही सोचते हुए वो अपना फ़ोन रख देता है और अब ये खबर वो अपने मॉम डैड को देता है, जो सुनकर उसके मॉम डैड कहते हैं विंग ज़रूर किसी को डेट कर रहा होगा, वो उसी के साथ होगा, तुम चिंता मत करो, क्या पता वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गया हो। चैन कहता है पर मॉम गगा किसी को डेट करते तो इस बारे में हमें बताते ना, वैसे भी हम में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो डेट कर रहे हैं या नहीं। मैडम यू जो बेफिक्र होकर कहती है अच्छा तुम क्या चाहते हो चैन। चैन कहता है मॉम डैड मैं गगा को अपने आंखों से देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज और अभी गगा के पास जा रहा हूँ। जो सुनकर यूजियान कहती है ओके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक बार फिर सोच लो, वैसे भी विंग को अपने पर्सनल लाइफ में
किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं है। चैन कहता है जो भी हो मगर मैं गगा से मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद वो अपना सामान पैक करता है और फिर अपने मॉम डैड को बाय कहकर यूनमक से निकल जाता है। और अब शाम के 7 बजे चैन बीजिंग पहुँचता है, जहाँ जिया उसे रिसीव करने आई थी। चैन जिया से पूछता है कि क्या गगन ने कोई फ़ोन या फिर मैसेज किया था। जिया मना करती है। उसके बाद जिया चैन को लेकर विंग के अपार्टमेंट पर ही जाती है और वहाँ के डोर पर पिन डालती है और विंग का रूम खोल के चैन को अंदर ले जाती है, जहाँ अभी भी नीट एंड क्लीन था। लेकिन वहाँ कुछ मुरझाए हुए बुके देखकर चैन मन में सोचता है, ये फूल इतने मुरझाए हुए क्यों हैं। उसके बाद चैन जिया से पूछता है, क्या गगा किसी को डेट कर रहे थे। जिया कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। चैन पूछता है फिर यहाँ इतने सारे बुके। जिया अब नज़र घुमाती है और देखते हुए कहती है, इतने सारे बुके यहाँ कैसे आए, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। चैन कहता है गगा की कोई फ्रेंड है। जिया कहती है हाँ। चैन पूछता है कौन। जिया न्यू सेन और शाओशिन चैन का नाम बता देती है। चैन कहता है ओके, क्या तुम उनसे मुझे मिलवा सकती हो। जिया कहती है हाँ। चैन कहता है ओके, कल की मीटिंग रखो। जिया कहती है जी। उसके बाद जिया चैन को विंग के कमरे में छोड़कर चली जाती है। वहीं चैन भी अब शावर वगैरह लेता है और फिर सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग चैन न्यू सेन और शाओशिन चैन से मिलने एक कॉफ़ी शॉप पर जाता है, जहाँ वो शाओशिन चैन और न्यू सेन को अपना इंट्रो देते हुए बताता है कि वो जियान चैन है, जियान विंग का ब्रदर। जो सुनकर न्यू सेन और शाओशिन चैन दोनों ही उसे ग्रीट करते हैं और पूछते हैं, तुमने हमें यहाँ मिलने क्यों बुलाया, क्या सब ठीक है। चैन कहता है पता नहीं। तभी न्यू सेन कहता है पता नहीं का क्या मतलब। तभी चैन कहता है गगा 2 दिनों से गायब है। तभी दोनों शॉक होते हुए चिल्लाते हैं क्या। चैन कहता है हाँ, मेरा मतलब 2 दिनों से वो ना तो फ़ोन पिक कर रहे हैं और ना ही वो अपनी कंपनी में है और ना ही उन्होंने किसी को मैसेज करके बताया कि वो कहाँ है। इसलिए मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आप लोगों ने मेरे भाई से कब बात की थी या कब मिले थे। न्यू सेन कहता है हाँ, हम परसों शाम को साथ ही थे क्लब में। उसके बाद हम लोग वहाँ से घर आ गए थे। वैसे तुम चिंता मत करो, विंग किसी काम से बाहर गया होगा, आ जाएगा। और फिर क्या पता वो ऐसी जगह गया हो जहाँ नेटवर्क इशू हो। चैन कहता है पता नहीं, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी न्यू सेन कहता है अरे यार, इतनी टेंशन मत ले, और वैसे भी विंग कोई छोटा बच्चा नहीं है जो गुम जाएगा, आ जाएगा 1-2 दिन में, तब तक इंतज़ार करो। इतना कहकर वो जियान चैन को समझाते बुझाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इधर जियान चैन भी उनकी बात मानकर विंग के आने का इंतज़ार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम विंग और वांग जी को देखते हैं, जहाँ वांग जी ने अभी भी विंग के हाथ पैर बांधे हुए थे, मगर उसके बावजूद भी वो विंग के साथ अपनी लाइफ के बेस्ट टाइम स्पेंड कर रहा था। और अब 2-3 दिन हो गए थे वांग जी क्लब नहीं गया था, इसलिए शुयान, कुवान और शोंगलेन वांग जी को ज़बरदस्ती अपने साथ क्लब ले जाते हैं। और आज वो चारों काफ़ी ड्रिंक करते हैं, क्योंकि अब कुछ दिन तक कॉलेज की छुट्टियां पड़ चुकी थी, इसलिए वो आज काफ़ी इंजॉय करते हैं। वहीं वांग जी भी यही सोचते हुए कि वो अब दिन रात विंग के पास रहेगा, उसी खुशी में वो ड्रिंक कर लेता है। और अब कुछ देर बाद जब वांग जी के फ्रेंड वांग जी को घर छोड़ने आते हैं, तब शुयान वांग जी को रोककर उसे एक कैंडी बॉक्स देते हुए कहता है, लो वांग जी, ये कैंडी मैंने अमेरिका से मंगवाए हैं, ये बहुत अच्छी कैंडी है, इसे खाने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। वांग जी भी शुयान से कैंडी का बॉक्स लेते हुए उससे थैंक यू कहता है और अब वो अपने रूम में आता है, जहाँ विंग बेड पर बैठा था। उसके हाथ पैर अभी भी बंधे थे। वांग जी को ड्रंक हालत में देख विंग वांग जी से पूछता है, वांग जी क्या तुमने ड्रिंक की है। वांग जी अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, हाँ थोड़ी सी। विंग उसे देखता है जो इधर उधर हिल रहा था। तभी विंग वांग जी से कहता है, अगर इसे थोड़ी सी कहते हैं तो ज़्यादा किसे कहते हैं वांग जी। वांग जी विंग के पास आकर कहता है, छोड़ो इस चीज़ को, देखो मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या दिया है। विंग पूछता है, कैंडी का बॉक्स, क्या तुम्हें कैंडी पसंद है। विंग कहता है नहीं। वांग जी एक कैंडी उठाकर उससे खोलता है और विंग के माउथ में डालकर कहता है, अच्छा तो एक को खाकर बताओ ये कैसी है। और अब न चाहते हुए भी विंग उस कैंडी को चूसने लगता है और विंग को पता नहीं क्यों पर उसका टेस्ट अच्छा लग रहा था। वो वांग जी से कहता है, वाह ये तो अच्छा है। वांग जी कहता है, अच्छा तो एक मैं भी टेस्ट करूँगा। और इतना कहकर वो एक अपने माउथ में डाल देता है। वहीं विंग वांग जी से कहता है, क्या मैं एक और ले सकता हूँ। वांग जी कहता है, हाँ क्यों नहीं। और वो फिर एक और कैंडी को विंग के माउथ में डाल देता है और फिर विंग से कहता है, अब चलो शावर लेते हैं। और फिर विंग को उठाता है, उसे वॉशरूम में ले जाता है, जहाँ वांग जी पहले अपने कपड़े निकालता है। उसके बाद विंग के सारे कपड़े निकालकर शावर ऑन कर देता है और अब शैम्पू लेकर विंग की बॉडी पर
उसके बालों को साफ करने लगता है। तभी अचानक से विंग और वांग जी को चक्कर आने लगते हैं। उनकी आंखें रेड हो गई थी, उनकी पूरी बॉडी हॉट हो गई थी। वहीं वांग जी तो ड्रंक था और उसकी रट भी आने वाली थी, इसलिए उसे लगता है कि शायद मेरी रट आ चुकी है। वहीं विंग भी अपने अंदर हॉट महसूस करते हुए कहता है, ओ गॉड, कहीं मेरी हीट तो नहीं आ गई ना। यही सोच ही रहा था, तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और अचानक उसे अपने करीब करते हुए कहता है, विंग, मैंने कहा था ना मैं बच्चा नहीं हूँ और इस बात का एहसास आज मैं तुम्हें करवाऊँगा। इतना कहते ही वो विंग के बालों को पकड़ता है और उसके सिर को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वहीं विंग ने कभी भी वांग जी को किस बैक नहीं किया था, मगर आज वो वांग जी को रिस्पॉन्स करने लगता है, जो देखकर वांग जी एक पल के लिए विंग के लिप्स को छोड़ता है और विंग से पूछता है, विंग, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग, जो इस समय नशे में था, वो कहता है, हाँ वांग जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू वांग जी, आई लव यू वांग जी हल्की आवाज़ में कहता है। रियली विंग, डू यू लव मी? विंग कहता है, यस वांग जी, आई लव यू। ये सुनना हुआ ही था कि वांग जी जल्दी से विंग को गोद में उठाता है और उसे बाहर लाकर बेड पर फेंक देता है और फिर उसके ऊपर आकर उसके लिप्स को कैप्चर करता है और पागलों की तरह उसे किस लिप्स को सक करने लगता है। वहीं विंग भी पूरे पैशनेट के साथ वांग जी को रिस्पॉन्स करने लगता है। अब धीरे धीरे वांग जी अपने फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है, वहीं विंग भी अपने फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है। वहीं विंग भी और दोनों ही एक दूसरे के सेंट को इनहेल करके पागल हो रहे थे। वहीं वांग जी तो विंग के लिप्स को सक करते करते अपनी टंग भी विंग के माउथ में डाल देता है और उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करता है। वहीं विंग भी वांग जी को सेम रिस्पॉन्स कर रहा था और अब दोनों ही एक दूसरे की बॉडी से खेलने लगते हैं। वहीं वांग जी ने तो विंग की पूरी बॉडी पर ही किस बाइट मार्क बना दिए थे। वहीं विंग ने भी वांग जी की बॉडी पर ही किस बाइट और नाखूनों के निशान बना दिए थे। वहीं दोनों ये सब करते हुए मॉर्निंग साउंड भी निकाल रहे थे। विंग अब वांग जी के प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में लेता है और उसे अच्छे से लिक सा करने लगता है। वांग जी भी अब इतना हॉट हो चुका था कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो विंग को प्रिपेयर करता है और उसमें इंटर हो जाता है। उसके बाद वो विंग के साथ इंटीमेट होना चालू कर देता है और अब वांग जी के कमरे में चारों तरफ केवल मॉर्निंग साउंड ही गूंज रही थी और इसी तरह वो दोनों हर एक पोजीशन में घर के सभी कोनों में इंटीमेट होते हैं। इसी बीच वो थोड़ा आराम करते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और अब विंग और वांग जी को कमरे में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए 2 दिन बीत चुके थे, क्योंकि दोनों ही अपने हीट और रट में आ गए थे इसलिए। और जब वो दोनों अपनी हीट और रट से बाहर आते हैं तो दोनों ही थक जाते हैं और एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। इस बीच वांग जी ने विंग के हाथ पैर भी खोल दिए थे, क्योंकि वांग जी को विंग के साथ इंटीमेट होने में परेशानी आ रही थी। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां विंग और वांग जी बेड पर थे। तभी विंग की नींद टूटती है और वो अपने आप को देखता है तो उसे खुशी भी होती है और सैड भी होता है, क्योंकि खुशी इस बात की थी कि उसके हाथ पैर खुले थे और दुख इस बात का थी उसने एक बच्चे के साथ नाइट स्पेंड कर लिया था। खैर विंग अभी ये सब नहीं सोचता और वो वांग जी को सोते देख उसके कमरे से बाहर आकर मेंशन से भाग जाता है। इधर जब वांग जी की आँख खुलती है तो वो उस हैंड कप को खाली देखकर शॉक, और फिर वो विंग को कबर्ड में, वॉशरूम में, घर में ढूंढता है और जब वांग जी को यकीन हो जाता है कि विंग भाग गया है, उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है। इधर वांग जी को देखकर लग रहा था कि विंग के भागने की वजह से वांग जी को कितना गुस्सा आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जो वांग जी के घर से भागने के बाद ना ही अपने अपार्टमेंट जाता है और ना ही अपने मॉम डैड के पास। वो वहाँ से निकलकर सीधा अमेरिका जाता है, जहाँ वो शिचेन से मिलता है और शिचेन को वांग जी के बारे में सारी बातें बताता है कि वो खुद को कितना अकेला फील करता है और अब उसका वो अकेलापन इस हद तक बढ़ गया है कि उसने मेरा किडनैप करके मुझे अपने कमरे में अपने पास रखा पूरे 1 हफ्ते तक। जो सुनकर शिचेन शॉक होते हुए कहता है, क्या, पर क्यों? अब विंग शिचेन को बताता है कि वो मुझसे प्यार करने लगा है। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं 30 साल का एक ओमेगा हूँ और वो मात्र 20 साल का। इसलिए ये सब छोड़ो और पहले अपने भाई को संभालो, क्योंकि फैमिली के नाम पर वांग जी के लिए तुम ही हो और तुम्हारे लिए वांग जी। उसे अच्छे से प्यार दो और जो अकेलापन उसके मन में है उसे बाहर निकालो। विंग से ये सारी बातें सुनने के बाद शिचेन को वांग जी के लिए बुरा लगता है और वो सोचता है कि हाँ, वांग जी बचपन से ही काफ़ी अकेला था, क्योंकि अंकल भी उसे वो प्यार, वो अपनापन नहीं दे पाए
जिसको उसकी ज़रूरत थी। यही सोचते हुए अब सिचेन वापस अपने भाई के पास जाने का फैसला करता है और विंग से अपने भाई की तरफ से किए हुए गुनाह की माफ़ी मांगता है। इधर विंग सिचेन से मिलने के बाद अपने होटल आता है और अब वांग जी के बारे में सोचते हुए कहता है, वांग जी अभी एक बच्चा है और मैं अच्छे से जानता हूँ वो मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन वांग जी अब मैं कुछ दिन तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, तब देखता हूँ तुम कैसे मेरे पास आओगे और मुझे रिलेशनशिप में आने के बारे में सोचते हो। और फिर विंग वहीं कुछ दिन रहने का विचार बनाता है और अब 2 दिन बाद विंग जिया को कॉल करता है, जहाँ जिया विंग से पूछती है कि सर आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आपको पता है आपके भाई कितना परेशान है, वो आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे हैं। जो सुनकर विंग शॉक होकर पूछता है, क्या चैन वहाँ है? जिया कहती है हाँ, और वो आपकी कंपनी भी संभाल रहे हैं। विंग कहता है क्या मैं चैन से बात कर सकता हूँ? जिया हाँ में जवाब देती है। उसके बाद चैन विंग से बात करता है, जहाँ विंग चैन से कहता है वो कुछ दिन कंपनी संभाले और मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। चैन कहता है ठीक है गगा, पर आप कब आओगे और आप हो कहाँ? विंग कहता है मैं ठीक हूँ और मैं अभी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी को भी नहीं बताना चाहता कि मैं कहाँ हूँ। चैन पूछता है विंगा सब ठीक है ना? विंग कहता है हाँ चैन सब ठीक है। और फिर चैन से बात करने के बाद विंग अपना फ़ोन रख देता है और अब हम इधर वांग जी को देखते हैं, जो विंग के जाने से काफ़ी पागल हो गया था। वो विंग को हर उस जगह ढूंढता है जहाँ विंग जाया करता था, मगर विंग का कुछ भी पता नहीं चलता। इधर विंग की बात मानकर सिचेन भी चाइना आ चुका था और वो वांग जी से बात करना चाहता था, उसके क्लोज होना चाहता था, मगर अब वांग जी तो अब विंग को ढूंढने के चक्कर में बिल्कुल पागल हो गया था। वो अपने गगा से बिल्कुल भी सीधे मुंह बात नहीं करता था, यहाँ तक कि सिचेन ने कुरेन को भी सारी बात बता दी थी, जो सुनकर कुरेन भी शौक होता है और वो अपने आप पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये सारी गलती मेरी है, मैंने वांग जी पर ध्यान ही नहीं दिया, उसने कभी भी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। और अब देखते देखते 5 साल बीत चुके थे और अब वांग जी एक कोल्ड हार्टेड माफिया बन चुका था। साथ ही वो अब अपने गगा और अंकल को छोड़कर अलग मेंशन में रह रहा था, क्योंकि जब से विंग वांग जी को छोड़कर गया था तब से वांग जी विंग को ढूंढने के चक्कर में पूरा दिन क्लब में बिताने लगा था, साथ ही वहाँ लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, और इसी चक्कर में वांग जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। और फिर वहाँ उनकी मुलाकात पहले तो छोटे मोटे गैंगस्टरों से होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वो उन लोगों पर ही रूल करने लगा था और 5 साल में वो चाइना का बेहद खतरनाक माफिया बन चुका था। जहां अब हम वांग जी को देखते हैं, जो एक अंधेरे कमरे में बैठकर हाथ में ड्रिंक के गिलास को देखते हुए सोचता है मैं तो तुम्हारा लवर बनना चाहता था विंग, मैं जानता था कि मैं साइको हूँ, लेकिन आज देखो तुम्हारी याद में मैं साइको लवर से साइको माफिया बन गया और अब सारी सिटी मुझसे डरती है। मैं इस सिटी पर राज करता हूँ, मगर अफसोस मैं आज तक तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, तुम कहाँ हो विंग, कहाँ हो? और ये सोचते सोचते वो ड्रिंक को गटक जाता है और उस गिलास को दीवार पर फेंक कर तोड़ देता है। उसके बाद वो उस जगह से उठता है और फिर बाहर आकर अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है गाड़ी निकालो। वांग जी का सेक्रेटरी वांग जी से कहता है जी सर। उसके बाद वांग जी वहाँ से बाहर आता है, जहाँ वांग जी का सेक्रेटरी गाड़ी लेकर खड़ा था और वांग जी जो अंदर से लड़खड़ाते हुए बाहर आ रहा था। तभी सेक्रेटरी मिंग वांग जी को संभालने जाता है, मगर वांग जी उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहता है मुझे अब सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। इतना कहकर वो फिर लड़खड़ाते हुए गाड़ी के पास आता है और बैक सीट पर बैठकर सीट पर लीन हो जाता है। उसके बाद सेक्रेटरी मिंग गाड़ी में बैठता है और ड्राइवर से मेंशन चलने को कहता है। उसके बाद जब वो मेंशन में पहुंच जाते हैं, उसके बाद मिंग वांग जी को संभालते हुए बाहर लाता है और फिर मेंशन के अंदर ले जाकर बेड पर सुला के वांग जी को अच्छे से ब्लैंकेट से टक करके बाहर आता है और बाहर आकर एक हैवी ब्रीथ लेता है और फिर अपने कमरे में जाकर वो भी सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांग जी उठता है तो वो उठते ही पहले एक गिलास में ड्रिंक डालता है और उसे गटकने के बाद वो सो जाता है, फ्रेश वगैरह होता है। उसके बाद रेडी होकर जब नीचे आता है तब नीचे हॉल में सेक्रेटरी मिंग खड़ा था, जो वांग जी को देखकर गुड मॉर्निंग कहता है और पूछता है सर क्या आप ठीक है? वांग जी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ मुझे? सेक्रेटरी मिंग कहता है कुछ नहीं सर, वो क्या है ना आपने कल कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी ना, इसलिए। वांग जी कहता है मिंग्याओ, जो इंसान अंदर से अकेला फील करता है ना तो वो ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। वैसे क्या बात है मिंग, आज हमारे सारे बॉडीगार्ड यहीं हैं। तभी मिंग्याओ कहता है
हाँ सर, क्या आप भूल गए आज हमारी माफिया वर्ल्ड के लोगों के साथ मीटिंग है। वांग जी कहता है अरे हाँ, ओ आई एम सॉरी, मैं सच्ची भूल गया था। सेक्रेटरी मिंग कहता है कोई नहीं सर, आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कीजिए और चलिए। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद एक सर्वेंट वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट लगाता है और वांग जी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करता है और फिर वो लोग मीटिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ मीटिंग में सभी माफिया गैंगस्टर बैठे थे। तभी वहाँ वर्ल्ड पर राज करने वाला सभी माफियाओं का हेड बिग बॉस आता है और ये और कोई नहीं बल्कि वैन रूहान था। तब वो पूछता है अब बताओ क्या परेशानी है, जहाँ एक पर्सन खड़ा होकर कहता है सर, हमारे गैंगस्टर चाइना में रूल क्यों नहीं कर सकते। तभी वांग जी कहता है क्योंकि वहाँ हमारा रूल चलता है और जहाँ वांग जी का रूल चलता है वहाँ मैं किसी बाहर वाले का रूल कैसे चलने दूँ। हाँ, और वैसे भी तुम्हारे गैंगस्टर मेरे सिटी में आकर हमारे क्लब में जाकर हमारे गेस्टों से बदतमीजी करेंगे तो हम कैसे भला उन्हें छोड़ दें। इसलिए जो जगह तुम्हें मिली है तुम वहीं रूल कर सकते हो, ओके। तभी वो पर्सन कहता है बिग बॉस ये तो गलत है ना, वांग जी पूरे चाइना पर रूल करना चाहता है और आप तो जानते हैं ना चाइना कितना बड़ा है, उसके मुकाबले में हमारे सिटी तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वांग जी हमें अपनी सिटी में भी रूल करने दे। वांग जी कहता है सारे सिटी को उसके जगह स्टेटस देकर बांटा है तो अब क्या है। हाँ, क्या मैं तुम्हारे सिटी में आकर वहाँ तुम्हारे क्लब में जाकर किसी भी गेस्ट को परेशान करता हूँ? नहीं नहीं ना, फिर तुम कैसे मेरे सिटी में आकर मेरे गेस्टों को परेशान कर सकते हो। और इसी तरह उनके बीच बहस छिड़ जाती है, जो सुनकर बिग बॉस कहता है बस करो दोनों, ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा करोगे तो तुम इस दुनिया पर राज कैसे करोगे। हाँ बताओ। और वांग जी तुम भी इन छोटी छोटी बातों में अपना समय बिताते हो। ये चीज़ देखकर मुझे दुख हुआ, क्योंकि किसी भी माफिया लीडर की सोच इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें बड़ा ही सोचना पड़ेगा और मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। इतना सुनते ही वांग जी कहता है जी बॉस। उसके बाद उस मीटिंग में कुछ और बातें होती हैं और फिर वो मीटिंग ओवर हो जाती है, जहाँ अब जैसे ही वांग जी जा रहा था तभी बिग बॉस वांग जी को रोकता है और कहता है वांग जी तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी कहता है और बिग बॉस के पीछे जाता है, जहाँ बिग बॉस वांग जी को अपने साथ एक रूम में ले जाता है और उसके बाद वांग जी के लिए एक ड्रिंक बनाकर वांग जी को देते हुए कहता है वांग जी तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इस सिटी के माफिया के लिए क्यों चुना। वांग जी कहता है क्यों। वैन रूहान कहता है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ ऐसे पर्सन काफ़ी होंगे जो कुछ भी करने के लिए मान जाते हैं। हमें तो बस उन्हें तलाश करना है और अपना काम निकलवाना है, समझे। और तुम अगर सबसे प्यार करोगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा। तभी वांग जी कहता है नहीं सर, ये मैं सबसे प्यार नहीं करता और हाँ, मौका मिलते ही मैं अपने दुश्मनों को भी मार गिराऊंगा। बस मैं इस जगह पर फालतू की चीज़ें नहीं चाहता, इसलिए मैं बाहर के किसी भी दूसरे गैंगस्टर को यहाँ रूल नहीं करने देता। जो सुनकर वैन रूहान हंसते हुए कहता है मुझे तुम्हारी यही अदा तो पसंद है वांग जी कि तुम जो भी बात करते हो सीधे सीधे करते हो। खैर वो सब छोड़ो, जो ज़रूरी बात करना चाहता था वो ये है कि तुम्हें एक पर्सन को मारना होगा। वांग जी कहता है कौन है वो। तभी वैन रूहान बींग की तस्वीर वांग जी के सामने रखते हुए कहता है ये इस समय अमेरिका में है। मैंने सुना है ये पर्सन वैसे तो एक मामूली बारटेंडर का काम करता है, मगर इसकी असलियत कुछ और है। ये पर्सन क्लब में होने वाली जितनी भी डील होती है उन सब की खबर पुलिस को देता है, जिस वजह से अमेरिका की पुलिस कुछ ज़्यादा ही सख्त हो चुकी है और इस चक्कर में हमारा अमेरिका में बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तभी वांग जी बिना फ़ोटो देखकर कहता है एक बार टेंडर को मरवाने के लिए आपको मेरी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ये काम तो आप किसी से भी करवा सकते हो ना। वैन रूहान कहता है हाँ करवा सकता हूँ, मगर वहाँ पुलिस हमारे सभी गैंगस्टरों को जानती है, पहचानती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम करो, क्योंकि तुम चाइना के सबसे रिचेस्ट फैमिली के हायर हो और तुम अमेरिका जाओगे तो किसी को भी शक नहीं होगा कि तुम वहाँ मर्डर करने गए हो। सभी को ये लगेगा कि तुम अपने बिजनेस को संभालने गए हो। वांग जी बिना तस्वीर देखे कहता है ओके सर, कब जाना है। वैन रूहान कहता है वैसे तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम चाहो तो तुम कल ही जा सकते हो। वांग जी वो फ़ोटो उठाकर सीधे अपने जेब में रखता है और कहता है ओके सर, मैं अपना काम कर दूंगा। इतना कहकर वांग जी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो अपने ऑफिस पहुँचता है, जहाँ उसका बिजनेस पार्टनर सोंगलेन अभी ऑफिस को संभाल रहा था। इसलिए वांग जी ऑफिस पहुंचकर सोंगलेन से कहता है कि काम कैसा चल रहा है, जहां सोंगलेन वांग जी से कहता है अच्छा चल रहा है।
वांग जी सोंगलेन को बताता है कि उसे किसी काम से बाहर जाना होगा, इसलिए वो यहाँ अच्छे से देखे। सोंगलेन कहता है डोंट वरी वांग जी, मैं अच्छे से हैंडल कर लूँगा। वांग जी सोंगलेन को थैंक यू कहता है। उसके बाद सोंगलेन से कहता है अब मैं क्लब चलता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि सब ठीक है ना, वहाँ की किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। सोंगलेन कहता है ओके वांग जी। उसके बाद वांग जी वहाँ से क्लब निकल जाता है, जहाँ वो मैनेजर वहाँ के वेटर क्लीनर सबको बुलाता है और सबको रोज़ की तरह ऑर्डर देता है कि तुम्हें पता है ना इस क्लब में किस तरह का काम करते हैं। और पहले वो क्लीनर स्टाफ से कहता है ये क्लब इस शहर का सबसे महंगा क्लब है, यहाँ दुनिया के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन सेलिब्रिटी आते हैं, इसलिए इस क्लब में कभी भी कहीं भी थोड़ी सी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, समझे। क्लीनर स्टाफ कहता है जी सर, हम ध्यान रखेंगे। वांग जी कहता है गुड, अब जाओ काम पर लग जाओ, और हाँ यहाँ के कमरों को भी अच्छे से साफ़ कर देना। वो लोग जी सर कहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब बारी आती है वेटरों की, जहाँ वांग जी वेटर से कहता है और आप लोगों को तो पता है ना, अपना काम किसी भी गेस्ट के साथ कोई बदतमीजी नहीं, और सभी से प्यार से बात करना, अगर वो कुछ कहे तो बर्दाश्त करना, और जो कोई ज़्यादा परेशान करे तो डायरेक्ट मुझे कॉल करना, समझे। वो लोग भी यस सर कहते हैं और फिर वो लोग भी चले जाते हैं। इधर अब वांग जी उस क्लब के मैनेजरों से बात करता है, जहाँ वांग जी ने उस क्लब में हर एक काम के लिए हर एक अलग मैनेजर हायर किया था, और उनसे कहता है और आप सभी को भी अपना काम अच्छे से पता है ना कि यहाँ क्या क्या और कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है। वो सभी मैनेजर कहते हैं यस सर, हमें पता है, और आप यकीन मानिए हम आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। वांग जी कहता है गुड, अब चलो सब काम पर लग जाओ, क्योंकि कुछ ही देर में गेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो लोग भी ओके कहते हैं और अपने अपने काम को मैनेज करने लगते हैं। वहीं वांग जी उसी डार्क रूम में जाता है, जहाँ चारों तरफ अंधेरा रहता है, केवल एक हल्की सी लाल रोशनी उस कमरे में होती है, जहाँ बैठकर वांग जी केवल ड्रिंक करता है बस। और उस रूम में केवल हमारा वांग जी ही रहता है, बाकी कोई भी उस रूम में नहीं जा सकता। अब वांग जी उस रूम में जाता है, अपना कोट साइड में रखता है, उसके बाद वो पीना स्टार्ट कर देता है, और तब तक पीता है जब तक वो फुल ड्रंक न हो जाए। और फिर नाइट में फिर से सेक्रेटरी वांग जी को संभालते हुए घर ले आता है, और फिर से उसे बेड पर सुलाकर अपने कमरे में आकर खुद भी सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी उठता है और रोज़ की तरह उठते ही ड्रिंक निकालता है और उसे गटकते हुए वॉशरूम जाता है, फ्रेश वगैरह होता है। और अब जैसे ही वो नीचे आने के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसे याद आता है कि बिग बॉस ने उसे किसी को मारने का काम सौंपा है। वांग जी रेडी होते हुए वही सोचता है और कहता है चलो देखते हैं बिग बॉस किसे मरवाना चाहते हैं। और फिर वांग जी अपने कपड़े से वो फ़ोटो निकालता है जो एक एनवलप में था। वांग जी उस फ़ोटो को बाहर निकालता है तो शौक उसके हाथों से वो फ़ोटो नीचे गिर जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, आंखों में एक अलग सा दर्द कहो या फिर गुस्सा छलकने लगा था। वांग जी अपने कांपते हुए हाथों से वो फ़ोटो उठाता है और फिर कांपती आवाज़ में कहता है विंग, और फिर ज़ोर से चिल्लाता है मिंग्याओ। वांग जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मिंग्याओ जल्दी से ऊपर आता है और वांग जी के पास आकर कहता है जी बॉस। वांग जी बहुत ही घबराया हुआ था, जिसे देखकर सेक्रेटरी मिंग भी घबराते हुए वांग जी के पास आकर कहता है बॉस क्या हुआ आपको क्या हो रहा है। तभी वांग जी अपने डार्क वॉइस में मिंग्याओ से कहता है मिंग जल्दी से अमेरिका जाने की तैयारी करो, जाओ। मिंग भी जय कहकर बाहर आ जाता है और 1 घंटे में अमेरिका जाने की तैयारी करके वांग जी के पास आकर कहता है बॉस सारी तैयारी हो गई है। वांग जी ओके कहता है और फिर जल्दी से मिंग के साथ जाता है और एक प्राइवेट जेट में बैठकर अमेरिका के लिए निकल जाता है। अब चाइना से अमेरिका का सफ़र पूरा होने तक वांग जी के दिमाग में ढेर सारे ख्याल आ रहे थे। उसे इतना परेशान देख मिंग्याओ वांग जी से पूछता है बॉस क्या बात है, मैं सुबह से देख रहा हूँ आप काफ़ी परेशान है। इधर वांग जी मिंग्याओ के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, जो देखकर मिंग्याओ चुप हो जाता है और फिर से साइड में बैठ जाता है। अब वांग जी जो केवल अपने लैपटॉप पर विंग की डिटेल देख रहा था, उसे देखने के बाद वांग जी फिर से ड्रिंक लेता है और पीते हुए मिंग्याओ से पूछता है मिंग कितना टाइम और है हमें अमेरिका पहुंचने में। जो सुनकर मिंग कहता है बस सर लगभग 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। वांग जी हूँ कहता है और फिर विंग की तस्वीर को देखते हुए सोचता है विंग तुम क्लब में कैसे पहुँचे और तुम पुलिस के लिए काम करते हो क्यों। वहीं हम अब दूसरी तरफ देखते हैं विंग को, जो क्लब जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी विंग के पास एक बच्चा आकर कहता है मॉम आप आज भी काम पर जा रहे हो।
विंग मुस्कुराकर कहता है, हाँ बच्चा, वैसे भी मम्मा काम नहीं करेगी तो मम्मा अपना और आर्यन का ध्यान कैसे रखेगी। तभी आर्यन कहता है, पर मम्मा आपने तो आज प्रॉमिस किया